हेलो दोस्तों, एसएस श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको अर्धनारीश्वर पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखें। तो ये पहला नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर है, लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और न सिंदूर वालियों को ही उसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्याप्त होता है कि अगर कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। तो यह पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। इसका आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। आगे कहा जा रहा है इसी प्रश्न के उत्तर में, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारीत्व में कमी आएगी। इधर पुरुष भी नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है और इस विभाजन की रेखा को लांघने में पुरुष और नारी दोनों को भी भय लगता है। मतलब पुरुष और नारी एक दूसरे के गुण को नहीं अपनाना चाहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है। यह तीसरा नंबर प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर जी असंतुष्ट इसलिए है कि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ, बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की ही बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। नारियों को कोमलता की ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होइबे कर्म कृति वीर बल शिक्षा दीक्षाता, अर्थात नारों को या नरों को, यहाँ क्या होगा नरों, अर्थात नरों को या नरों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कृति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर के वह क्या कहेगी। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इस प्रकार प्रसाद जी ईडा के विषय में यदि कहा जाए कि ईडा वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखे हैं तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता, इसलिए दिनकर जी इनके चिंतन से दुखी हैं। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष पुरुष है। मतलब दिनकर जी बताते हैं कि जो प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ हो गए और प्रसाद जी हो गए, ये तीनों लोग क्या किए, नारियों की अवहेलना किए हैं। और ऐसे दिनकर जी जो है इनकी अवहेलना, नारियों की अवहेलना देख करके वो उनकी बातों से ये संतुष्ट नहीं रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं इन लोगों की बातों से।
इसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो पहले प्रवृत्ति मार्ग को हम लोग समझा जाए कि प्रवृत्ति मार्ग होता क्या है। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को स्वीकारता है और उसी के मार्ग पर चलता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। इसके अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा, निवृत्ति मार्ग हो जाएगा, निवृत्ति मार्ग। ठीक, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, निवृत्ति मार्ग होगा। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग क्या होगा कि जो गृहस्थ जीवन को स्वीकारे और उसके मार्ग पर चले तो प्रवृत्ति मार्ग, और जो गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करे, उसको न माने, तो हमारा वो निवृत्ति मार्ग कहलाता है। क्लियर हो गया आप सभी को। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पूछ चुका है कई बार एग्जाम में कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि बुद्ध जो थे वह आनंद से यानी अपने शिष्य आनंद से क्या कहते हैं। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि जो मैंने धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है हजार, यानी अर्थात 5000 वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्षों तक ही चलेगा क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यानी जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने शिष्य आनंद से बोलते हैं कि हमने जो धर्म चलाया था वो 5000 वर्ष तक चलता, लेकिन नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, इसीलिए अब लग रहा है कि हमारा धर्म जो है केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा। तो ये बुद्ध ने आनंद से यही बात कही थी, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न छठा नंबर है हमारा। इसमें कहा जा रहा है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या क्या मंशा है, क्या ऐसा कहना उचित है। ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्त्री को नागिन, जादूगरनी और अहेरिन कहने के पीछे क्या मंशा है, क्या ऐसा कहना उचित है, ऐसा हमसे बोला जा रहा है प्रश्न में। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर कहा जा रहा है कि स्त्रियों को अहेरिन, नागिन या जादूगरनी कहने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यह है कि पुरुष उसे ऐसा कहकर अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलराने में सहायता मानती है या मिलती है। असल में देखा जाए तो विकार नारी में भी है और नर में भी है। नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहा गया है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पुरुष है वो अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता हो गया, उसको छुपाने के लिए नारी पर सारी बातों को जो है वो डाल देते हैं, जिससे मतलब कि नारी को ही अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहा गया है। लेकिन दिनकर जी कहते हैं कि नागिन, जादूगरनी इस सब के गुण जो है नारियों की अपेक्षा जो है पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है। इसके बाद हमारा सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये भी VVI प्रश्न है हमारा इस पाठ का। इसको भी आप सभी लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और VVI कर दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो इसका उत्तर होगा कि नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त यह इतिहास है। यानी नारी की पराधीनता में कहा जा रहा है, पराधीनता मतलब होता है कि दूसरे के अधीन रहना या गुलामी। मतलब नारी की जो पराधीनता स्वीकार हो गया वो कब से हुआ, कि जब कृषि का आविष्कार हुआ। हमने पाठ में भी पढ़ा था। तो जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, इसके चलते क्या होता है कि नारी घर में रहने लगती है, पुरुष बाहर जाकर के खेती उती करने लगता है। तो इससे इनका जिंदगी का दो टुकड़ों में बट गया, एक घर में ही रह गया एक का जीवन, और एक का जीवन पूरा असीम यानी कि जिसका कोई सीमा न हो, वहां तक फैलते चला गया। बाहर दुनिया को देखना, बाहरी वातावरण को देखना समझना, ये सभी पुरुषों के लिए हो गया। तो इसी वजह से कहा गया कि कृषि के वजह से ही नारी की पराधीनता जो है वह आरंभ हो चुकी थी। तो आज हम लोग टोटल 7 प्रश्नों को हल करेंगे और हमने 7 प्रश्नों को भी अच्छे से हल किया। इसके अलावा अभी 8 और 9 और 10 3 प्रश्न और बचे हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। बाकी 1 से लेकर के 7 प्रश्न तक इन सभी को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा
और अगर आप सभी हमारे इस पाठ के पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके इस पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हो गया, चाहे सारांश का, चाहे इस पाठ के अर्थ का अगर वीडियो देखना होगा तो आप सभी लोग वहां से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो, ताकि हमारी वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।